वे दोनों बचपन से एक ही कॉलोनी में आस पड़ोस में रहते हुए बड़े हुए थे। दोनों ने एक साथ स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उनके संबंध मित्रता तक सीमित थे, वो भी सीमित मात्रा में। दोनों एक ही जाति के थे, सो स्कूल समय तक एक दूसरे के घर पर भी आते जाते थे। कॉलेज में भी एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर देते थे, एक दूसरे के छोटे मोटे कामों में भी सहयोग कर देते थे। लेकिन कॉलेज के समय से उनका एक दूसरे के घर आना जाना बहुत कम हो गया। जाना हुआ भी तो अपने काम के साथ में एक दूसरे के परिवार से मिलने मुख्य होता था। दोनों अपने समाज जाति की मर्यादा जानते थे। अब दोनों जवानी की उम्र से गुजर रहे थे। प्रीति तभी आदर्श के घर जाती जब आदर्श की बहन से उसे काम होता। आदर्श से एक औपचारिक सी हेलो ही होती। कॉलेज में भी उनका मिलना बहुत ज़रूरत पर ही होता था। प्रीति को यदि आदर्श से कोई काम होता तो वह आदर्श की बहन या माँ से कहती। आदर्श को वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी प्रीति के घर, पर कई बार ऐसे मौके आते कि जाना पड़ता, जैसे प्रीति को नोटिस देना हो या कॉलेज की लाइब्रेरी से निकाल कर पुस्तक देनी हो। आदर्श जाता तो प्रीति की मम्मी या पापा घर पर ही मिलते। प्रीति चाय बनाकर दे देती। आदर्श पुस्तकें प्रीति के माता पिता को दे देता। प्रीति के माता पिता उससे बैठाकर घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, भविष्य की बातें पूछते, कुछ अपनी बताते। आदर्श वापस आ जाता। प्रीति के माता पिता अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में जुटे थे। बात आदर्श की भी निकली। प्रीति के पिता ने कहा, लड़का तो ठीक है लेकिन करता तो कुछ नहीं है फिलहाल। प्रीति की माँ ने कहा, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, पास का देखा परखा लड़का है, प्रीति से पढ़ती भी है। माँ की बातें प्रीति के कानों से होती हुई उसके दिल में पहुंची। पहली बार ही प्रीति के हृदय में कंपन सी हुई। प्रीति के पिता ने एक सिरे से नकारते हुए कहा, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है और मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह किसी बेरोजगार से नहीं कर सकता। फिर इतने पास रिश्ता करना भी ठीक नहीं है। अभी तो आदर्श की बहन बैठी हुई है शादी के लिए। मुझे आदर्श के पिता का व्यवहार और उनकी क्लर्क की नौकरी दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति की माँ ने कहा, मैंने तो ऐसे ही बात कह दी थी, आप उसके परिवार के बारे में क्यों उल्टा सीधा कह रहे हैं? प्रीति के पिता ने कहा, उल्टा सीधा नहीं, सच कह रहा हूँ। मैं अपनी हैसियत वाले घर में ही रिश्ता करूँगा। इंजीनियर हूँ, क्लर्क के घर में क्यों रिश्ता करूं? पति को आवेश में देख रमा की मां किचन में जाकर घरेलू कामों में जुट गई। आदर्श को जब मालूम हुआ कि प्रीति के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो पता नहीं क्यों पहली बार उसे लगा कि उसकी प्रिय वस्तु कोई उससे छीन रहा है। उसने हिम्मत करके अपनी माँ से प्रीति के साथ शादी की बात चलाने के लिए कहा। आदर्श की माँ ने कहा, बेटा पहले नौकरी करो, फिर बहन के हाथ पीले करो, उसके बाद अपनी शादी के विषय में सोचना। माँ ने कह तो दिया लेकिन बेटे के चेहरे को भी पढ़ लिया। उन्हें स्पष्ट नजर आया कि उनका बेटा प्रीति से प्रेम करता है। बेटे की तसल्ली के लिए माँ ने कहा, अच्छा देखती हूँ, तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। आदर्श के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, जिसे माँ से छुपाने के लिए वह दूसरे कमरे पर चला गया। आदर्श की माँ ने रात को भोजन के बाद अपने कमरे में पति से बेटे के मन की बात कही। पति ने कहा, वे लोग ऊंची हैसियत वाले हैं, अपने से बड़े घर की लड़की लाने का मतलब समझती हो? सह पाओगे बड़े घर की बेटी के नखरे? फिर इतनी पास से रिश्ता, घर में जवान बेटी बैठी है, बेटा बेरोजगार है, किस मुंह से शादी का रिश्ता लेकर जाएंगे? अपने अपमान नहीं करना मुझे। फिर मैं ठहरा ईमानदार आदमी और मामूली सा क्लर्क, वे हैं इंजीनियर और 2 नंबर के पैसे वाले। आदर्श की माँ ने कहा, वो मैं समझती हूँ, बेटे के दिल में कुछ प्रीति के लिए, इसलिए कहा। आदर्श के पिता ने कुछ पल ठहर कर कहा, मैं तो बात करने नहीं जाऊंगा, तुम चाहो तो किसी और के माध्यम से बात चलवा कर देख लो। बेटे की तरफदारी करने से अच्छा है बेटे को समझाओ कि अपने पैरों पर खड़े होकर उनके बराबर बनकर दिखाए। पत्नी ने करवट ली और सोने का प्रयास करने लगी। वे इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहती थी। बाजार से ज़रूरी सामान मंगवाना था। प्रीति के पिता कुछ अस्वस्थ थे। रमा की माँ ने आदर्श को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, प्रीति को देखने वाले आ रहे हैं, ये लिस्ट ले जाओ, बाजार से सामान लेकर जल्दी आना। सामान की लिस्ट और रुपये लेकर आदर्श बाजार की ओर चल दिया, लेकिन मन उसका उदास था। वह सोच रहा था कि प्रीति किस तरह उसे मिलेगी, कैसे वह प्रीति को अपना जीवन साथी बनाएगा। एमएससी का अंतिम वर्ष था उसका, नौकरी मिलने में समय लगेगा।
आदर्श के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह प्रीति के पिता से अपने विवाह की बात कर पाता। माँ ने अपने एक परिचित से रिश्ते की खबर भेजी थी, लेकिन उत्तर अनुकूल न था। बात औकात, हैसियत, बेरोजगारी पर आकर अटक गई थी। आदर्श के मन में अजीब से अधर चल रहे थे। समय को संभालते हुए बाजार के सामान लाकर उसने रमा के पिता को सौंप दिया। लड़के वाले आ चुके थे, इसलिए प्रीति के माता पिता ने आदर्श को बैठने को भी नहीं कहा। आदर्श पास के गार्डन में पहुंचा। थके हारे टूटे हुए व्यक्ति की तरह मन में सोचने लगा, प्रीति का ये रिश्ता टूट जाए, प्रीति का विवाह हो तो मुझसे, अन्यथा ना हो। हार से गुस्सा उपजता है और गुस्से से मस्तिष्क बेकाबू होकर किसी भी दिशा में भटकने लगता है। पास बैठे एक अंकल से उसने कहा, क्या जिंदगी में जिसे चाहो वह मिल जाता है? अंकल ने रूखे स्वर में कहा, हाँ शायद। अंकल की बात से असंतुष्ट विजय उठकर घर की तरफ चल दिया। रात भर वह यही सोचता रहा कि उसे प्रीति से इतना लगाव, इतना प्यार कैसे हो गया। यदि पहले से था तो उसे पता क्यों नहीं चला। यही तड़प पहले होती तो वह प्रीति से इस विषय में कॉलेज में बात कर लेता। क्या पता प्रीति के मन में कुछ है भी या नहीं। होता तो कभी तो वह कहती बातों में, इशारे में प्रेम कहाँ छिपता है। कहीं ये एक तरफा प्यार का मामला तो नहीं। वह खुद से कहने लगा, प्रीति का ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष है, शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? क्या मैं प्रीति से बात करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बात और बिगड़ जाए। विचार के आंधी तूफान में उलझता आदर्श घर आ गया। रात में बिस्तर पर उसे नींद नहीं आई। वह करवट बदलते हुए सोचने लगा कि प्रीति को कैसे हासिल किया जाए। पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले तांत्रिक बाबाओं के वशीकरण विधा के जानकारों वाले विज्ञापन उसके दिमाग में कौंधने लगे। बाजार से उसने कुछ तंत्र मंत्र की किताबें खरीदकर उन्हें आजमाने पर विचार किया। यदि लड़की विषीभूत होकर विवाह के लिए तैयार हो जाए तो फिर कोई क्या कर सकता है। तंत्र मंत्र की पुस्तकें पढ़कर आदर्श को निराशा हाथ लगी। वशीकरण मंत्र के लाखों की संख्या में जाप करके उन्हें सिद्ध करना, फिर पूरे नियम से उनका 10वां हिस्सा हवंतपूर्ण मर्जन करना, उसके बाद विशेष तिथि योग में ऐसी सामग्री जुटाना जो उसके लिए क्या किसी भी साधारण आदमी के लिए संभव नहीं थी। आदर्श ने पुस्तकें एक तरफ फेंक कर इंटरनेट पर वशीकरण संबंधी प्रयोग तलाशना शुरू किए। उसे मिले भी। सारे प्रयोग एक एक करके किए भी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आदर्श समझ गया था कि सारे प्रयोग झूठे हैं। फिर उसने तंत्र मंत्र वशीकरण के विज्ञापनों पर दृष्टि डाली, जहां 24 घंटे से लेकर 4 मिनट में वशीकरण के दावे किए गए थे। आदर्श ने कई बाबाओं से मुलाकात की, रुपये इधर उधर से इंतजाम करके फीस भरी। कभी नींबू के प्रयोग, कभी नारियल वशीकरण, कभी लौंग वशीकरण प्रयोग बाबाओं द्वारा बताए गए, लेकिन नतीजा शून्य निकला। प्रीति की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। आदर्श समझ गया कि वशीकरण तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन प्रीति की तरफ से आदर्श का लगाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। फिर वह सोचने लगा कि शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई होगी। सब तो गलत नहीं हो सकते, क्यों ना अब की बार प्रयोग तांत्रिक से ही करवाया जाए। आदर्श ने बंगाली बाबा नाम के व्यक्ति को फ़ोन लगाया। बाबा ने कहा, मैं 100% तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें शमशान की राख, उल्लू का जिगर, किसी मुर्दे की हड्डी लानी पड़ेगी। यदि नहीं ला सकते तो हम सामान की अलग से फीस लेंगे। साथ में हमारी फीस, जिसका वशीकरण करना है उसका पूरी जानकारी, नाम, पता, फ़ोटो, मोबाइल सब हमारे मेल पर भेजना होगा और अपनी विवरण भी फीस हमारे बताए अकाउंट में जमा करनी होगी। आदर्श जानते समझते हुए भी बेवकूफ़ बन गया। प्रीति की फ़ोटो कॉलेज फंक्शन के ग्रुप में उसके पास थी। उसने उस फ़ोटो की एक और फ़ोटो निकाल कर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में प्रीति की फ़ोटो स्टूडियो से बनवा ली। सारी सामग्री बाबा को मेल कर दी, फीस अकाउंट में जमा करा दी। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। विजय समझ गया कि तंत्र मंत्र का बाजार झूठ और धोखे पर आधारित है। प्रीति के पिता ने आदर्श को घर बुलाकर कहा, तुम घर के लड़के हो। प्रीति के लिए लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने प्रीति को पसंद कर लिया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम भी उनका घर परिवार देख आएँ। आदर्श चाहकर भी मना न कर सका। लड़के वालों ने अच्छा स्वागत सत्कार किया। प्रीति के पिता ने विवाह की स्वीकृति भी दे दी। आदर्श ने बातों बातों में लड़के का मोबाइल नंबर ले लिया, साथ ही घर का पता दिमाग में नोट कर लिया। आदर्श भली बात ही जानता था कि वह जो कर रहा है और करने वाला है वह गलत है, लेकिन उसने समय को समझाया कि रास्ता गलत है, पर मकसद तो अपने प्यार को पाना है। आदर्श ने प्रीति के चरित्रहीन की झूठी कहानी बनाकर लड़के के
पते पर भेजी। साथ ही प्रीति के पढ़ाने वाले प्रोफेसर, उसकी सहेलियां को भी प्रीति के विषय में लिख भेजा। एक दो पत्र तो उसने मोहल्ले के लड़कों के नाम एक अधेड़ प्रोफेसर के नाम इस तरह भेजे कि मानो प्रीति अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। बात तेजी से फैली। कुछ लोगों ने प्रीति को पत्र का जवाब लिखा, कुछ लोगों ने उसके पिता की पत्र दिखाया। ना जाने कितने प्रकार की अश्लील पत्र प्रीति की तरफ से आदर्श ने भेजे। कॉलेज मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो गया। प्रीति को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ये सब क्या हो रहा है। जितनी सफाई प्रीति और उसका परिवार देता, मामला उतना ही उलझता। लड़कियों को लेकर भारतीय समाज संवेदनहीन है। सब मजे ले लेकर एक दूसरे के किस्से सुना रहे थे। हालांकि समझने वाले समझ गए थे कि किसी ने शरारत की है, लेकिन समझने के बाद भी लोग अश्लील पत्रों का आनंद लेकर एक दूसरे को सुना रहे थे। प्रोफेसर ने तो अपने कक्ष में बुलाकर प्रीति को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब प्रीति ने थप्पड़ जमाया तब प्रोफेसर को समझ आया कि वे धोखा खा गए। लड़के के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से प्रीति का प्रेमी बनकर आदर्श ने ये कहते हुए जान से मारने की धमकी दी कि प्रीति और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। यदि तुमने शादी की तो मार दिए जाओगे। लड़के वाले परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। अच्छी भली लड़की का पूरे मोहल्ले में तमाशा बन गया। बेगुनाह होते हुए प्रीति और उसका परिवार किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। आदर्श को अनोखा आनंद आ रहा था। उसके माता पिता उजाड़ चेहरा देखकर उसे लग रहा था कि मंजिल अब करीब है। प्रीति के पिता तो शहर छोड़ने का मन बना चुके थे। पुलिस में रिपोर्ट करने पर पुलिस अधिकारी ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया, लड़की का मामला है, आप लोगों की खामोशी ही सबसे बढ़िया उत्तर है। जितने आप सफाई देंगे, जांच करवाएंगे, आपकी ही मुसीबत बढ़ेगी। आदर्श को फ़ोन करके प्रीति के पिता ने अपने घर बुलाया। प्रीति की मां का रो रो कर बुरा हाल था। प्रीति के पिता ने उदास स्वर में आदर्श से कहा, पता नहीं मेरी बेटी से किसकी क्या दुश्मनी है कि उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। उसकी शादी टूट गई। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बेटा। तुम तो जानते हो प्रीति को अच्छी तरह से। आदर्श ने अपनी खुशी को छिपाते हुए गंभीर स्वर में कहा, जी अंकल जी, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। प्रीति पाक पवित्र लड़की है। मैं तो आंख बंद करके विश्वास करता हूँ प्रीति पर। बेटा, तुम प्रीति से शादी कर लो। प्रीति के पिता ने हाथ जोड़ते हुए आदर्श से कहा, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा, अन्यथा हम तो शहर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। प्रीति दरवाजे के पास छिप कर सुन रही थी और देख रही थी अपने दबंग पिता को नतमस्तक होते हुए। अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। प्रीति मेरी पत्नी बने, मेरे लिए गर्व की बात होगी। आदर्श की बात सुनकर प्रीति के मन में फिर से एक बार कंपन हुई। इस कंपन से प्यार के साथ सम्मान भी था और आभार भी। आदर्श ने अपने घर में दो टूक उत्तर दिया, मैं प्रीति से ही शादी करूंगा। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। आप मना करेंगे तो मैं भी शादी करूंगा, चाहे कोर्ट में ही क्यों ना करनी पड़े। आदर्श के परिवार के लोग भी सहमत हो गए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। प्रीति खुश थी, बहुत खुश। उसे बचपन से जवानी तक देखा भला युवक पति के रूप में मिल रहा था। रही आदर्श के बेरोजगार होने की बात, तो प्रीति के पिता ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे नेक लड़के के रोजगार लगाने की प्रतीक्षा की जा सकती है। यदि नौकरी नहीं मिली तो अपनी जमा पूंजी से आदर्श के लिए रोजगार की व्यवस्था मैं करूंगा। प्रीति के मोबाइल की रिंगटोन बजी। प्रीति ने मोबाइल उठाकर पूछा, हेलो, कौन? आपका शुभचिंतक, नाम बताइए। मैं बंगाली बाबा। आपको वशीभूत करने के लिए एक व्यक्ति ने मुझे रुपये दिए थे। यदि आप नाम जानना चाहते हो तो 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए। मुझे नहीं जानना। हो सकता है जो तंत्र मंत्र के द्वारा आपका वशीकरण चाहता हो, कल आपको दूसरे तरीके से भी नुकसान पहुंचा दे। कौन है वो? पहले अकाउंट में रुपये। आप सच कह रहे हैं? इसका क्या सबूत है? मेरे पास आपका फ़ोटो, घर का पता, माता पिता का नाम, सारी जानकारी है आपकी। प्रीति का माथा ठनका। पिछले दिनों जो कुछ उसके साथ हुआ, कहीं ये सब उसी व्यक्ति का किया धरा तो नहीं है? प्रीति ने उसके अकाउंट में रुपये जमा करवा कर नाम पूछा। नाम सुनकर प्रीति के भौचक्का रह गई। प्रीति सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। थाना इंचार्ज सीमा तिवारी से मिली। अपनी बदनामी और उन पत्रों की जानकारी देकर बाबा द्वारा बताया गया नाम भी बताया।
अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। प्रीति की शादी जिस लड़के से होने वाली थी, उस लड़के और उसके परिवार वालों को थाने बुलाकर पूछताछ की। लड़के को जिस नंबर से फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी, उस नंबर की जांच, साथ उन तमाम पत्रों की भी जांच की गई। प्रीति के विरुद्ध मोहल्ले, कॉलेज और लड़के वालों के घर भेजे गए थे। जांच का परिणाम ये निकला कि सब कुछ आदर्श द्वारा किया गया था। पुलिस की 3rd डिग्री के आरंभिक में ही आदर्श ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। प्रीति ने गुस्से में आकर कई थप्पड़ आदर्श के जड़ दिए। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पाने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए। क्या सब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिससे प्यार करते हो उसी को सारे शहर में बदनाम कर दिया। ये कैसा प्यार है? ये प्यार है तो नफ़रत किसे कहते हैं? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं तुमसे अपना दोस्त समझती रही, तुम पर भरोसा करती रही और तुम भरोसा तोड़ मेरी शादी तोड़वाई। गिर चुके हो तुम मेरी नज़रों से। मैं चाहूँ तो जेल भिजवा सकती हूँ अभी, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता कैसे जिएंगे? प्रीति ने थाना प्रभारी सीमा तिवारी से निवेदन किया, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसे क्षमा करना ही इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। आदर्श नज़रें झुकाए हवालात में खड़ा था। प्रीति की डांट से, थप्पड़ से वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। प्रीति थाने के बाहर आई। सामने शादी तोड़ने वाला परिवार खड़ा था। प्रीति से माफ़ी मांग कर लड़के ने कहा, दूसरे के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। किसी की बहकावे में आकर शादी तोड़ने वालों पर विश्वास नहीं कर सकती। शादी के बाद यही बातें तुम तक पहुँचती तब क्या करते? तलाक दे देते। विवाह के लिए भरोसा ज़रूरी है, पहले विश्वास करना सीखिए। प्रीति ने अपनी स्कूटी उठाई और घर की ओर चल दी। धीरे धीरे ये बात सब जगह पहुँच गई कि प्रीति की बदनाम करने में आदर्श का हाथ था। वह तो प्रीति भली लड़की है जिसने आदर्श के परिवार को ध्यान में रखकर उस पर कोई केस नहीं किया। प्रीति अब सरकारी नौकरी करती है इसी शहर में। उसका विवाह हो चुका है एक डॉक्टर से। प्रीति के 2 बच्चे हैं। वह खुशहाल भरपूर जीवन जी रही है। पुलिस थाने से निकलने के बाद आदर्श न घर आया, न किसी ने उसे देखा। आदर्श की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।